हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल इंस्पायर स्टडी पर। सो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने वन शॉट वीडियो का सीरीज चला रही की है। मैंने पहले केमिस्ट्री की बनाई थी, अब मैं फिजिक्स की बना रहा हूं। तो यह फिजिक्स का 6 चैप्टर है। इससे पहले जो वीडियो थी 1 से लेकर 5 तक सारी कवर कर दी हैं। यदि आपने अभी तक एक भी वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाइएगा और A to Z वीडियो देख लीजिएगा। यदि आप सही तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो, यदि आप तैयारी नहीं कर रहे तो बहुत गलत बात है। आप तैयारी करना शुरू कर दो। आपकी तैयारी के ही पर्पज़ से मैंने वन शॉट वीडियो का मतलब होता है कि इसी वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बच्चों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा और कोशिश कर रहे हैं कि सर हमारी डिवीज़न बन जाए या उससे बेस्ट नंबर आ जाएं, तो अगर आपने इन वीडियो को कंप्लीट ही कर लिया तो यकीन मानिए कि आपको 70-80 प्लस नंबर लाने से कोई नहीं रोकेगा। तो चलिए वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। आप समझ गए होंगे कि वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट आज की वीडियो होने वाली है। तो चलिए पहला ही सवाल इस वीडियो में देख लेते हैं। पहला ही आपका क्वेश्चन क्या कहता है। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें, चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा, मात्रक व विमा लिखिए। यानी कि आपको चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा के साथ साथ मात्रक और विमा आपको तीनों बूझे जा सकते हैं या इनमें से कोई सा भी एक आपको लिखने तीनों ही हैं, क्योंकि नंबर आपको ये तीनों ही देके जाएंगे और वो भी बेस्ट तरीके से। तो देखिए पढ़ लेते हैं इसमें लगा, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे किससे दिखाते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो फाई बराबर होता है, देखिए बी ए कोस थीटा। बी क्या है? चुंबकीय फ्लक्स। ए क्या है? क्षेत्रफल। कोस थीटा है इनके बीच कोण। देखिए जैसे ये मान लो कोई पृष्ठ है, ये वाला जो पृष्ठ है, इसकी इस पृष्ठ के लंबवत ही हमारी बल रेखाएं निकल रही हैं, तो इन बल रेखाओं की संख्या को ही चुंबकीय फ्लक्स बोला जाता है। यदि आप अब इसके विमा की बात करें या मात्रा की बात करें, तो देखिए मात्रा क्या होता है? इसका होता है वेबर। अगर विमा की बात करें तो विमा होती है इसकी ml² T⁻², ए की घात -1। अगर राशि कैसी होती है? ये होती है अदिश। ये तो ज़्यादातर नहीं आती, बट इसकी मात्रक और विमा किस चीज़ से प्रदर्शित किया जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कितनी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है फेरेडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो चलिए इसे भी पढ़ लेते हैं। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। क्या लिखा हुआ है पढ़ लेते हैं। फेराडे का प्रथम नियम है, फेराडे के प्रथम नियम, जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है तथा इसके कारण परिपथ में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। यह धारा तब तक प्रवाहित होती रहती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता रहता है। देखिए इस वीडियो में आज ज़्यादातर आपको हिंदी ही देखने को मिलेगी, क्योंकि इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस केवल हिंदी है, डाइवर्सन नहीं है, न्यूमेरिकल बहुत कम आते हैं, तो इसलिए मैंने आपको हिंदी ली है और वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो हिंदी तो आपने पढ़ ली। अब देखिए इसका सेकंड नियम देख लेते हैं। सेकंड नियम क्या कहता है? ये कह रहा है द्वितीय नियम में, प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक यानी कि ऋणात्मक दर के बराबर होता है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल ई बराबर जो चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ऋणा देखिए परिवर्तन की दर, परिवर्तन दर यानी कि डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। परिवर्तन की ऋणात्मक दर, दर का मतलब होता है बटे, क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? बटे, यानी कि डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी, वो भी माइनस में। तो यही इसका सेकंड नियम है। किसका? फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। सेकंड नियम आपने पढ़ लिया। फर्स्ट पढ़ा, सेकंड पढ़ा। फर्स्ट में केवल हिंदी है, सेकंड में आपको थोड़ा सा एक फॉर्मूला है। तो चलिए अब देखते हैं आगे। इसमें है अगला विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी लेंज का नियम। तो इम्पोर्टेंट है। इसमें भी क्या है? टोटल मेरे प्यारे बच्चों हिंदी है। तो पहले चलिए हिंदी पढ़ लेते हैं, फिर इस डायग्राम को समझ लेंगे। इसमें कहा लेंज के नियम के अनुसार, यानी कि लेंज ने जो नियम दिया उसी के अनुसार किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक यानी कि प्रेरित विद्युत धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे यह स्वयं उत्पन्न हुई है। बहुत प्यारी लाइन है, देखिए इस बात को समझिए। लेंज का जो नियम है उसमें ये कहा गया था कि किसी परिपथ में प्रेरित धारा यानी कि जो प्रेरित होगी यानी कि धारा जो उत्पन्न होगी या प्रेरित विद्युत वाहक बल
की दिशा सदैव ऐसी होगी कि यह उसी कारण का विरोध करेगी जिससे यह उत्पन्न हुई है। अब मैं आपको एक बात समझा देता हूँ। मान लेते हैं कोई आपके पास ये क्या कुंडली है, ये कोई कुंडली है। अरे इस कुंडली के पास मैंने एक कोई चुंबक रख दी, जिसका एक सिरा दक्षिणी है, एक सिरा उत्तरी है। अब इस चुंबक के कारण जो दूसरी कुंडली है, इस पर हमारे प्रेरित यानी कि एक धारा उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो जाता, उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। तो किसके कारण, इस चुंबक के कारण। तो इस पर हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होना जाता है। अब अगर यह नॉर्थ सिरा है तो यहाँ भी ये क्या बना, ये ऑटोमेटिक अपना नॉर्थ सिरा बना लेगा। अब ये नॉर्थ सिरा बनाने पर, क्योंकि इसके कारण तो इस पर उत्पन्न हुई, अब ये उसी का विरोध करेंगे। इस पे जो नॉर्थ सिरा हुआ तो किसके कारण इस पे जो विरोध लगा, किसके, चुंबक के कारण। तो ये लिख रहा, यह उस कारण का विरोध करती है जिससे यह स्वयं उत्पन्न हुई है, यानी कि इसी के कारण तो इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो गई। अब इसमें जो प्रेरित धारा उत्पन्न हुई तो ये इसका विरोध करने लगी। तो समझ में आ गया, इसी के कारण इस पे प्रेरित धारा उत्पन्न हुई, और जब प्रेरित धारा उत्पन्न हुई तो यह इसी का विरोध कर रही है, किसका, चुंबक का विरोध करती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट, यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का कार्य करता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने स्टार बना के लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी 1 नंबर का या आपका प्रैक्टिकल में ये चीज़ें पूछ ली जाती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। या स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा मात्रक व भीमा लिखी, यानी कि आपको स्वप्रेरण गुणांक भी बताना है, स्वप्रेरण की परिभाषा भी बतानी है, तथा स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा और मात्रक और भीमा। तो चलिए चल लेते हैं अब आगे। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, पहली हेडिंग है स्वप्रेरण। तो क्या होता है इसे पढ़ लेते हैं, लेकिन ऊपर वाला ही समथिंग है, बिल्कुल इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है बस, बाकी सब कुछ वही है। इसमें लिखा है, किसी कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने पर इस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना को ही स्वप्रेरण कहते हैं। अगला है स्वप्रेरण गुणांक। अब इसको पढ़िए, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है जो कि उसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न हो जाती है। तो ये तो रही इसकी हिंदी देखिए ज़्यादा टफ नहीं है, आप पढ़ सकते हैं। मात्रक क्या है इसका, हेनरी, और मैंने इसकी पहले भी वीमा लिखवा दिया है और मात्रक भी लिखवा दिया। तो वीमा भी देख लीजिएगा, ml² t⁻², e⁻²। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अनन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा मात्रक व भीमा लिखिए। तो चलिए अनन्य प्रेरण क्या होता है पहले उसे पढ़ेंगे, उसके बाद अनन्य प्रेरण के साथ साथ फिर पढ़ेंगे अनन्य प्रेरण गुणांक। तो पहले अनन्य प्रेरण गुणांक देखें। इसमें लिखा है, किसी एक कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करने से पास रखी दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना को ही अनन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। देखिए ध्यान से समझिए, ये क्या है, जब किसी कुंडली में प्रवाहित धारा होती है और उसके मान में परिवर्तन से उसके पास रखी दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो जाए, उत्पन्न होता है, और वह उत्पन्न होने की ही घटना को अनन्य प्रेरण गुणांक कहलाती है। समझ में गए। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे बोला है अनन्य प्रेरण गुणांक, ये थी अनन्य प्रेरण और ये अनन्य प्रेरण गुणांक। तो इसमें लिखा है, दो कुंडलियों का अनन्य प्रेरण गुणांक किसी द्वितीय कुंडली में प्रेरित उस विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जो प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा परिवर्तन की दर के होने पर उत्पन्न होता है। समझ में आ गया। यानी कि इसमें 2 कुंडली है तो इसमें 1 कुंडली है, तो 2 कुंडलियों का अनन्य प्रेरण गुणांक किसी द्वितीय कुंडली में प्रेरित उस विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। देखिए दूसरी कुंडली के पे आई करा है पहली, जो प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा, तो द्वितीय कुंडली में क्या उत्पन्न हुआ, प्रेरित विद्युत वाहक बल, और प्रथम कुंडली में क्या उत्पन्न हुआ, ये एकांक धारा परिवर्तन की दर के होने पर उत्पन्न होता है। इसका मतलब हेनरी और वीमा आपको मैंने पहले भी लिखवा चुका हूँ। तो चलिए अगला देख लेते हैं। अगला देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट इसका कभी कभी क्या करता है, एक न्यूमेरिकल बूझ लेता है या इसकी एक डाइवर्सन बूझ लेता है। तो मैंने न्यूमेरिकल देखिए दोनों एक साथ कभी नहीं आती, ज़्यादातर इसका एक डाइवर्सन आता है या फिर 10% कह सकते हैं न्यूमेरिकल आता है। तो मैंने आपको न्यूमेरिकल नहीं लिया, मैंने क्या लिया, इसका डाइवर्सन लिया। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इस्माइल के साथ शुरुआत करते हैं।
यह है कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा। समझिए इस बात को। इसमें लिखा जब किसी कुंडली में बैटरी द्वारा धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है तथा विद्युत वाहक बल के विरुद्ध किया गया कार्य स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो चलिए आगे इसकी डायरेक्शन चेक कर लेते हैं। अब इसकी क्या कर ले, डाइवर्सन चेक कर लेते हैं। देखिए डाइवर्सन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको विस्तृत सही तरीके से इसमें समझाता हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। मानव कुंडली में सूक्ष्म आवेश यानी कि छोटा आवेश तो लिखेंगे डी क्यू प्रवाहित किया जाता है तो क्या गया कार्य। जब सूक्ष्म आवेश प्रवाहित होगा तो छोटा ही कार्य प्राप्त होगा, इसलिए डब्ल्यू के संगे क्या लेंगे, डी डब्ल्यू। तो डी डब्ल्यू हो जाता है प्लस का ई डी क्यू। ठीक है, माइनस का ई क्यू भी ले सकते हैं, ई भी ले सकते हैं, प्लस का भी माइनस का भी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ए डी क्यू। अब देखिए चूंकि ई बराबर होता है, आपको पहले ही फॉर्मूले में लिखवा चुका हूँ, ये पहले ही देखिए चैप्टर में ये चीज़ें सब कुछ कवर हैं। ई बराबर एल डी आई अपॉन डी टी। तो इस ई के स्थान पर एल डी आई अपॉन डी टी रख सकता हूँ मैं इसके स्थान पर केवल, तो मैंने यहीं रखा है एल डी आई अपॉन डी टी। अरे डी ई क्यू क्या बाहर है, बराबर या डी डब्ल्यू। तो बात समझ में आ गई। अब मैंने क्या काम करा, जो डी आई है डी आई को बाहर रखा और डी क्यू को अंदर रखा, यानी कि डी क्यू पहले रख दिया, डी आई को बाद में रखा। तो पहले देखिए डी क्यू ये रहा, बटे में डी टी है, डी आई मैंने बाहर रखा, एल ऐसी है बराबर ऐसी है, डी डब्ल्यू ऐसी है। समझ में आ गया। अब देखिए चूंकि आई बराबर क्या होता है, डी होता है डी क्यू अपॉन डी टी। आप समझ में आया मैंने क्यों रखा डी क्यू इधर रखा, डी आई इधर क्यों रखा, क्योंकि ये आई बराबर होता है डी क्यू अपॉन डी टी, क्योंकि आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है, ये क्यू बराबर आई टी भी तो होता है। भाई ये वही तो है, ये आपको क्यू बराबर आई टी नहीं होता। अगर आई की वैल्यू निकालेंगे तो ये बनेगा क्यू अपॉन टी बराबर आई। अब ये छोटा सा आवे तो छोटे समय के लिए हो गया, तो ये वही तो फॉर्मूला है। तो बात समझ में आ गई। अब देखिए इसके स्थान पर क्या रखा मैंने, आई, यानी कि एल आई डी आई, तो एल आई डी आई रख दिया। अब आगे चलते हैं। ये कहा धारा का मान 0 से 0 यानी कि आई 0 तक बढ़ाने में क्या गया कार्य, यानी कि पहले 0 क्या थी धारा शून्य थी, अब क्या कर दी हमने, इसमें क्या करी धारा बढ़ा दी, कहाँ से 0 से लेके आई 0 तक। तो समझ में आ गया। तो डब्ल्यू ये क्या होगा, कार्य बड़ा हो गया, यानी कि बड़ा कार्य करना पड़ा, तो डी डब्ल्यू किस तरह कैपिटल डब्ल्यू बराबर समाकलन का निशान कहाँ से 0 से लेके 0 आई तक, यानी कि 0 से लेके 0 आई 0 तक। अब यहाँ क्या है, एल एल आई आई डी आई। समझ में आ गया। तो चलिए आगे देख लेते हैं क्या कहता है आगे। ये एल क्या है बाहर निकाला, 0 से लेके समाकलन करना, देखिए यहाँ नीचे से पढ़ा जाता है ऊपर तक, 0 से आई 0 तक आई डी आई। अब आई डी आई का इस क्या होगा समाकलन, भाई आपको समाकलन पता होना चाहिए। समाकलन मैंने कितनी बार लिखा है, ये समाकलन एक्स इंटू डी एक्स। जब ये दोनों एक जैसे होते हैं तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर हो जाता है, यानी कि इस पर घात 1 होती है तो एक में 1 जोड़ देते कितना हो जाता है 2, और जो घात ऊपर होगी वो नीचे भी होगी। अब एक्स के स्थान पर क्या है आई, तो क्या बनेगा यहाँ आई स्क्वायर बनेगा, और जो घात ऊपर आएगी वो भी नीचे आएगी, तो बन गया आई स्क्वायर बटे 2। और जो मान है 0 से लेके आई 0 तक, तो ये ऐसे ही रहेंगे। अब करना क्या है, मैंने 2 क्या करा बाहर निकाला, यानी कि एल के बटे में क्या गया एल बटे 2 आई स्क्वायर, बाकी सब कुछ क्या हुआ आई स्क्वायर आई 0 से लेके आई 0 तक, ये मान ऐसी है। अब इसमें क्या बताया था आपको, कितनी बार बता चुका हूँ मैं, पहले जो मान है ऊपर वाला ये इसके स्थान पर रह जाएगा, आई के स्थान पर आई 0 का वर्ग बनेगा तो वर्ग, फिर नीचे वाला रखने से पहले फिर माइनस लगाते हैं। कहने का मतलब है अगर मैं ये कोई मान लिख रहा हूँ और यहाँ लिख रहा हो ए से लेके कोई मान बी, तो आप कैसे लिखेंगे, पहले ऊपर वाले को लिखेंगे इसके स्थान पर बी, फिर माइनस लगाओगे, फिर आप नीचे वाला लिखोगे, तब ये पूरा कोष्ठक काम कहलाएगा। यानी कि ऊपर वाला पहले रखो, बाद वाला बाद में रखो, बीच में माइनस लगा दो। सेम यही है, पहले ऊपर वाला रखा गया वर्ग है तो वर्ग, फिर रखा नीचे वाला क्या है 0 का कुछ भी करोगे तो 0 ही रहेगा। तो ये तो ख़त्म हो गया, क्या बचा एल आई स्क्वायर, या आप 1/2 एल आई 0 का वर्ग, और यही क्या हुआ आपका कार्य है। अब एक नीचे एक लाइन लिखिए, उसे पढ़ लेते हैं बड़ा ध्यान से। यह कार्य स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित होता है, अर्थात W के स्थान पर क्या लिखोगे U, और बाकी सारा फॉर्मूला ऐसे ही लिखोगे। तो आई होप आज की वीडियो पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो चलिए मिलते हैं किसी और मज़ेदार वीडियो के साथ, अपने यूनिक क्वेश्चनों के साथ। जब तक के लिए दोस्तों
जय हिंद, जय भारत। अपनी मेहनत ज़ोरों शोर से करते रहिएगा, जाड़े बेशक पड़ रहे हों, पर जाड़ों के आगे ये पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपका जुनून इतना गर्म होना चाहिए कि कंबल में आग लगा दो। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।